बच्चों, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। चलिए हम पढ़ते हैं ध्वनि साउंड पार्ट 1। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश पीरियड समाप्त हो गया है? जी हाँ बच्चों, जब घंटी बजती है तब हम समझ जाते हैं कि पीरियड समाप्त हो गया है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने, दस्तक की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, जैसे कि टेम्पो, बस, रिक्शा आदि के हॉर्नों की ध्वनि, रेलगाड़ी की ध्वनि, गली में आने जाने वाले हॉकरों की ध्वनि, म्यूजिक सिस्टम, टीवी आदि की ध्वनि। अब कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार पहुंचती है? तो वायु में रखी कोई वस्तु जब कंपन करती है तब वस्तु की सतह से संपर्क वाले वायु के कण कंपन करने लगते हैं। प्रत्येक कंपित कण इन कंपनों को अपने संपर्क वाले अन्य कणों में स्थानांतरित करते चले जाते हैं। इन कंपनों के फलस्वरूप ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। इस प्रकार ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब एक प्रश्न बनता है, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल होती हैं, क्यों? तो प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसमें ध्वनि कान को तीव्र या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के कंपन आयाम पर निर्भर करती है। वे ध्वनियाँ जिनका आयाम दूसरी ध्वनियों की अपेक्षा अधिक होगा, वे दूसरों की अपेक्षा प्रबल होंगी। अर्थात आयाम जितना ज़्यादा होगा, ध्वनि उतनी अधिक प्रबल होगी। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज ना रही हो, छूकर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? इसको जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में धातु की एक प्लेट अथवा एक कढ़ाई लीजिए। इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को ना छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? तो आपको ध्वनि सुनाई पड़ती है। प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी अंगुली से छूकर देखिए, क्या आप कंपन का अनुभव करते हैं? तो हाँ, कंपनों का अनुभव करते हैं। अब प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? नहीं, अब हम ध्वनि नहीं सुन पाते हैं। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे, तब इसे फिर छूकर देखिए, क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं, अब हम अपने कंपनों का अनुभव नहीं कर पाते, अब कोई कंपन नहीं है। ये क्रियाकलाप आप घर में आसानी से कर सकते हैं और इस क्रियाकलाप को करने के बाद आप कंपनों को अनुभव कर सकते हैं। अब दूसरा क्रियाकलाप करके देखते हैं। रबर का एक छल्ला लीजिए, इसे चित्र के अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तनित रबड़ के बीच में 2 पेंसिलें लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? हाँ, ध्वनि सुनाई देती है। क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? तो रबड़ का छल्ला कंपन करता है। दोनों क्रियाकलापों से आप समझ गए होंगे कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है।
कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तनित एक रबर के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। चलिए एक और क्रियाकलाप करते हैं और ये क्रियाकलाप आप बड़ी आसानी से घर पर कर सकते हैं। धातु की एक थाली लीजिए, आप स्टील की या पीतल की कोई भी थाली ले सकते हैं। इसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से इसके किनारों पर आघात कीजिए। चम्मच से आपको किनारों पर मारना है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? हाँ, हम ध्वनि सुन पाते हैं। थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब इसे छू कर देखिए। थाली पर आपको फिर से आघात करना है और थाली को छू कर देखना है। क्या आप थाली का कंपित होता अनुभव करते हैं? तो हाँ, हम थाली को कंपित हुआ अनुभव करते हैं। थाली पर पुनः आघात कीजिए, यानी थाली पर पुनः आपको चम्मच मारना है। जल की सतह को देखिए। अब आप थाली के अंदर भरे जल को देखिए। क्या आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पाते हैं? तो हाँ, जल की सतह पर वृत्ताकार तरंगे क्या होती हैं? बन रही हैं। अब थाली को पकड़िए। आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। तो अब पानी की सतह पर कोई तरंगे नहीं हैं। तरंगे अदृश्य हो गई क्योंकि थाली को पकड़ने से अवरोध उत्पन्न हो गया। इस विनाशी तरंगों के परिवर्तन का कारण थाली को पकड़ना है। क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? तो हाँ, वस्तु में होने वाले कंपन ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह ध्वनि और कंपन के बीच संबंध को दर्शाता है। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। एक अन्य क्रियाकलाप को करके हम जल तरंग को बना सकते हैं। धातु के 6 से 8 कटोरे या गिलास लीजिए। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक पर आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। यह आपका क्या बन जाएगा? जल तरंग। आप इसको करके देखेंगे तो आपको ध्वनि अलग अलग सुनाई पड़ेगी। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। चलिए बच्चों, अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? सोचिए। हाँ, जब हम बोलते हैं तो हमारे वाक तंतु कंपित होते हैं। ये वाक तंतु हमारे गले में पाए जाते हैं। मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। अपने हाथ को चित्रानुसार अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? आपका उत्तर होगा हाँ, जब हम बोलते हैं तो कंपन महसूस होता है। मानवों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ लैरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु
इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक् ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वाक् ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं। अर्थात जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होंगे तो ध्वनि अलग प्रकार की होगी, तथा वाक् तंतु ढीले और मोटे होंगे तो ध्वनि भिन्न प्रकार की होती है। अगले वीडियो में हम ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ, शोर तथा संगीत, ध्वनि प्रदूषण आदि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।